Hello, I am Himanshu Rana. I'm from EC 6th SAM, and now I'll presenting my slides on synchronous asynchronous interfaces. Uh, Now what is synchronous and asynchronous interfaces like UART, SPI, I2C, USB? ये काम क्या करते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो जो सीरियल कम्युनिकेशन होती है ना, उसका मतलब है कि हमने एक नोड से दूसरे नोड में डाटा सेंड करना है सीरियली। सीरियल इन द सेंस कि एक ही वायर से 0 1 बिट जो है, मतलब जो बाइनरी बिट्स होते हैं ना, एक टाइम पे या तो 0 जा सकता है या फिर 1 जा सकता है। एक नोड से एक ट्रांसमीटर से सेंड हो सकता है दूसरे ट्रांसमीटर को। जैसे अगर हमने यहाँ से इस नोड से अगर 0 डाटा सेंड किया, मतलब कि 0 बिट सेंड करी, तो वो ऐसे यहाँ से 0 बिट जाएगी पहले, फिर वो पहले रिसीव हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमने 1 बिट सेंड करी, वो दूसरे नंबर पे वो 1 बिट हमारी जो है वो रिसीव होगी दूसरे रिसीवर पे। वैसे ही सेम ये जो है, ये हमारा इसको फर्स्ट नोड को भी डाटा सेंड कर सकता है, और वो भी होगा सीरियली। तो नेक्स्ट, जो इसमें जो दो चीज़ें आती हैं हमारा सीरियल कम्युनिकेशन में, वो होती हैं हमारी, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस होता है। तो जो सिंक्रोनस है उसका क्या काम है उसका, और जो एसिंक्रोनस है उसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होगी ना, उसमें क्या होगा हमारा, कि दोनों नोड्स जो हैं उनके बीच में सेम टाइप की क्लॉक सिग्नल होगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा फ्लोज इन अ फुल डुप्लेक्स मोड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फ्रेम्स। मतलब कि जहाँ पे आपके पास सिंक्रोनस है ना, वो फुली डुप्लेक्स है वो सिग्नल। ऐसा नहीं है जैसे होता है कि एक होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स, मतलब दोनों तरफ को ट्रांसमिट कर सकते हैं डाटा। और एक इसमें आ गया, एक ही टाइम पे दोनों तरफ हम डाटा सेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही सेंडर होगा एक ही रिसीवर होगा ना, इसमें दोनों ही ट्रांसमिट कर सकते हैं एट ए सिंगल टाइम, और वो बिल्कुल एक्यूरेटली रिसीव होगा, और इन दी फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फ्रेम्स में उसको हम सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फॉर एक्सटर्नल क्लॉक इज यूज्ड। तो इसमें ये है कि जो हमने डाटा सेंड किया है, ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है, ये हमारा डाटा जा रहा है। जैसे ये डाटा जा रहा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम एक बार पल्स, एक बार हमने क्लॉक पल्स दे दी या क्लॉक सिग्नल यहाँ सेंड कर दिया। जो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल है हमारा इस सेंडर पे, वही सेम रिसीवर पे होगा, वैसा ही सेम क्लॉक सिग्नल। और अगर जैसे हमने वो सिग्नल दे दिया, तो जितना मर्जी डाटा एक ही बारी में सेंड कर दो, कितने मर्जी ब्लॉक सेंड कर दो, फ्रेम सेंड कर दो, कोई हमें स्टार्ट स्टॉप बिट देने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी एरर वगैरह है वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे इसी तरह से। तो नेक्स्ट स्लाइड, ये है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में ऐसा होता है, हम कोई इसमें क्लॉक पल्स नहीं देते, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो है, वो हमारी जो बोल सकते हैं जो हमारा डाटा है वो थोड़ा स्लोली ट्रांसमिट होता है। स्लोली इसमें जो हमारी जो ट्रांसमिशन होती है वो थोड़ी स्लो होती है। ये हाफ डुप्लेक्स होता है, मतलब कि एक टाइम पे एक ही सेंडर जो है वो, एक ही नोड जो वो ट्रांसमीटर का काम कर सकता है, और एक जो है वो उस टाइम रिसीवर का काम करेगा, और जब दूसरा ट्रांसमीटर का काम करेगा तो पहले को रिसीवर का काम करना पड़ेगा। और इसमें लिखा हुआ है कि अ, ये जो है ये सिंक्रोनस जो है एक बाइट और एक करेक्टर जो है एट टाइम सेंड कर सकता है। ठीक है, बाकी इसमें क्लॉक पल्स का मैंने बता दिया कि क्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं होती सिंक्रोनाइजेशन के लिए, इसको जैसे मर्जी हम भेज देते हैं। और इसमें एक और बात, इसमें एक स्टार्ट बिट होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने 0 बिट। एक होगी स्टॉप बिट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने स्टॉप बिट। और ये बीच में होगा डाटा इसका, ये है डाटा। और इसमें एक हमारी पैरिटी बिट भी यूज़ होती है, जो यहाँ पे होती है वो कई जगह पे यूज़ की जाती, कई जगह पे यूज़ नहीं की जाती। तो इस पैरिटी बिट का ये फ़ायदा होता है कि जब हम रिसीवर पे डाटा रिसीव कर लेते हैं, तो ये पैरिटी बिट हमें बताती है कि जो हमने डाटा रिसीव किया है यहाँ पे रिसीवर एंड पे, क्या वो डाटा सही है या गलत है।
अगर वो सही है तो उसको वो एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पैरिटी बिट्स। नेक्स्ट, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो, तो सबसे पहले कि ये जो है एक ही बारी में सिंक्रोनस जो है वो एक पूरा का पूरा ब्लॉक और फ्रेम सेंड कर सकता है जितना भी इसके पास मटेरियल है। लेकिन एसिंक्रोनस में ऐसा है कि इसको एक बार ये पूरी एक बाइट ही सेंड कर सकता है। एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, तो एक एक टाइम पे ये सिर्फ 8 बिट का डाटा ही सेंड कर सकता है। दूसरा है हमारा synchronous transmission requires a clock signal between the sender and receiver so as to inform the receiver about new byte। तो इसमें ऐसा होता है कि क्लॉक, इसमें सिर्फ हमारा जो क्लॉक सिग्नल होगा वो दोनों तरफ एक जैसा होगा और इसमें बताया होगा, हर एक क्लॉक पे लिखा होगा कि कौन सी क्लॉक पे कैसा सिग्नल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कब डाटा जा रहा है, कब स्टार्ट बिट आ रही है, कब स्टॉप बिट आ रही है, कब क्या हो रहा है। लेकिन ए सिंक्रोनस में कोई क्लॉक पल्स नहीं होती, इसलिए जो हमारी बिट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमारा जो डाटा है वो उसका हमें कंफर्म होता है कि क्या वो स्टार्ट हो, नेक्स्ट बाइट जो वो स्टार्ट होगी है या स्टॉप ख़त्म होगी है, या फिर क्या कोई पैरिटी कोई एरर वगैरह जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बिट्स के बीच से चेक किया जाता है। अब थर्ड जो है इसमें वो लिखा है एक्सटर्नल क्लॉक इज़ यूज्ड। तो इसमें एक्सटर्नल क्लॉक दोनों में यूज़ होगी, एक सेंडर में भी होगी और एक रिसीवर में होगी। और इसमें जो है इंटरनल क्लॉक इज़ यूज्ड, ये जो हमारे सर्किट के अंदर ही यूज़ होगी। और सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन इज़ फास्ट और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ स्लो। ये तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि सिंक्रोनस में ऐसा है कि एक बार हमारा जब सिंक्रोनाइजेशन होगी, एक बार क्लॉक पल्स दोनों तरफ सेम है, तो जितना मर्जी डाटा एक ही टाइम में हम सेंड कर सकते हैं। लेकिन जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो स्लो इसलिए होती है क्योंकि उसमें जितना हम डाटा सेंड कर रहे हैं उसमें हमें एक स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और पैरिटी बिट, 3 बिट्स जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ रही हैं। तो उसमें हमारा जो टाइम जो है वो जो ट्रांसमिशन है वो स्लो हो जाएगी, टाइम जो उसमें ज़्यादा लगेगा और बीच में हमें एक छोटा सा गैप भी देना पड़ता है जिससे हमें पता चल सके कि नहीं हमारा जो है नेक्स्ट अभी नेक्स्ट बाइट जो आने वाली है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैविंग कॉमन क्लॉक। जो हमारा ट्रांसमीटर और जो रिसीवर है उन दोनों में एक तरह की क्लॉक ही चाहिए सिंक्रोनाइजेशन में, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है। लेकिन इसमें जब हमारी दोनों की जो ट्रांसमीटर और इसकी जो क्लॉक होगी, क्लॉक सिग्नल होगा, वो अगर सेम होता है तभी हम डाटा एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें कोई चक्कर नहीं, उसमें सेपरेट क्लॉक भी हो सकती है, जैसे मर्जी क्लॉक हो, वो डाटा सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। नेक्स्ट आ गया सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ कॉस्टली। जी, ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो कॉस्टली होती है क्योंकि इसमें जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को एक तरह के क्लॉक सिग्नल पर एडजस्ट करना पड़ता है, उनको बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए दोनों डिवाइसेस। लेकिन जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है उसमें कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो बिल्कुल वो इससे कॉस्ट इफेक्टिव होता है और वो अ, जो एसिंक्रोनस है वो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा सस्ता आता है एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। देन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन इज़ कांस्टेंट। इसमें जो है वो हमारा सेंड करने का जो डाटा रेट होगा वो सेम रहेगा, पूरा कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन एसिंक्रोनस में जो ट्रांसमिशन जो रेट है वो अप एंड डाउन हो सकता है। फिर आ गया हमारा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, देयर इज़ नो गैप बेट। जी, जो सिंक्रोनस है इसमें कोई गैप नहीं होगा हमारे डाटा के बीच में, जो एक बार स्टार्ट हो गया फिर वो जब तक हमारा डाटा पैकेट या फ्रेम ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो डाटा डायरेक्टली सेंड होता जाएगा उस दूसरे रिसीवर के पास। सेंडर से रिसीवर तक डाटा जो है वो सेंड हो जाएगा, जैसे ही हमारा डाटा ख़त्म होता है फिर वो नेक्स्ट डाटा के लिए सोचेगा। लेकिन जो एसिंक्रोनस होता है उसमें छोटे छोटे जो हैं 8 बिट के जो हैं वो हमारे कोड जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, छोटे छोटे 8 बिट के, उसके बाद से छोटा सा गैप दिया होगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट जो 8 बिट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आ गया एफिशिएंट यूज़ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसमें जो है सिंक्रोनस में बिल्कुल सही ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ होता है क्योंकि इसमें कोई भी बिट ऐसी नहीं होती है जो एक्स्ट्रा होती है, या स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट या फिर पैरिटी बिट। इसमें डाटा जो है एक ही टाइम में सेंड करा जाता है, तो ट्रांसमिशन लाइन का प्रॉपर यूज़ होता है, कोई भी जो इसमें कोई भी मिस यूज़ नहीं हो सकता, वो होता है उस ट्रांसमिशन लाइन का। लेकिन ए सिंक्रोनस में ऐसा है कि थोड़ा गैप देना पड़ता है, स्टार्ट स्टॉप बिट वगैरह देने पड़ते हैं, उसकी वजह से जो है वो हमारा थोड़ा सा ट्रांसमिशन लाइन जो है वो एम्प्टी रहती है बीच में, तो उसको बोल सकते हैं हम कि इसमें थोड़ा एफिशिएंट यूज़ नहीं होता है।
नेक्स्ट आ गया सिंक्रोनस ट्रांसमिशन नीड्स प्रिसाइजली सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू बाइट्स। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो नई बाइट जब आएगी तो उसके लिए सिर्फ क्लॉक पल्स ही जो है वो प्रिसाइज होनी चाहिए। अगर वो प्रिसाइज नहीं है तो हमारा सारा का सारा डाटा करप्टेड हो जाएगा, और ये सिंक्रोनस में ऐसी कोई नीड नहीं होती क्लॉक की। अब लास्ट आ गया इट इज़ यूज फॉर हाई स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। ये हाई स्पीड्स के लिए यूज़ होता है, और जो दूसरा है वो इट इज़ यूज फॉर लो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, अब नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यू ए आर टी। तो यू ए आर टी इज़ अ यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर is a serial communication device that perform parallel to serial data conversion at the transmitter side and serial to parallel data conversion at the receiver side. It is universal because the parameters like transfer speed, data speed, etc. तो इसमें ये बोला है कि ये जो यू ए आर टी है ना, ये फर्स्ट यू ए आर टी जो है, ये हमारे जो हमारे पैरेलल इनपुट्स है ना, पैरेलल डाटा आ रहा है पीछे से। मान लो जैसे हमने कोई डाटा सेंड किया जिसमें हमारी 8 बिट्स हैं, 0 1 2 3 से लेके 7 तक। ये हमारी 8 बिट आ गई हैं एक टाइम पे। अब ये 8 बिट्स को ये रिसीव करेगा, और इनको इनके पैटर्न के अकॉर्डिंग इनको कन्वर्ट करेगा, और ये इसको यहाँ से डाटा सेंड करेगा ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरह। ये काम करता है एक्चुअली लाइक अ मक्स, जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है ना उसके तरह काम कर रहा है इस टाइम, क्योंकि ये हमारा मैक्सिम अपना 8 बिट्स को रिसीव कर रहा है और आउटपुट दे रहा है 1 बिट की, और यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं डाटा, यहाँ पे रिसीव हो रहा है। वैसे ही सेम यहाँ पे एक ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा है, यहाँ पे भी हम डाटा लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हम केबल लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा ये जो है ये एसिंक्रोनस है, तो इसमें हमारी क्लॉक पल्स नहीं दे रहे हैं हम। इसमें हमें डाटा को सिंक्रोनाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से सेंड करेगा, ये अपने हिसाब से रिसीव कर लेगा, और आगे जो है उनको 8 बिट्स में डिवाइड करके सेंड भेज देगा, जैसे हमें डाटा इनपुट साइड से मिला था। और ये इसकी जो मतलब चिप होती है वो कुछ ऐसी दिखती है यू ए आर टी की, कुछ इस तरह की है। तो यू ए आर टी में डाटा कैसे सेंड हो रहा है देखो, एक तो सबसे पहले स्टॉप बिट होगी कि हाँ जी डाटा जो बंद है। तो ये देख सकते हैं आपकी स्टॉप बिट जो हाई पे रखी है इन्होंने, ये नीचे नहीं लगाई हुई कोई भी लाइन, ये स्टॉप बिट जो हाई पे रखी हुई है, और यहाँ पे लिखा है स्टॉप बिट। नेक्स्ट है ये हमारी पैरिटी बिट्स, ये नेक्स्ट है हमारी पैरिटी बिट। इसमें पैरिटी बिट में ऐसा है कि पैरिटी बिट हमारी 1 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने दोनों तरफ लगाया हुआ है। इसमें चाहे अगर 0 होगा तो 0 या 1 जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपना जो डाटा सेंड कर रहा है उसके एरर के बारे में बताएगा कि क्या क्या डाटा में कोई एरर है या कोई डाटा बिल्कुल सही है, वो चीज़ बताएगा। और ये देख सकते हैं स्टार्ट बिट जैसे बोला होगा कि 0 होती है, तो ये देखिए यहाँ पे ये 0 ही रहेगा। जब यहाँ 0 आ गया तो इसको समझ आ जाएगा रिसीवर को कि नहीं हमारा जो डाटा है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये जो D0 D1 D2 D3 D4 जो है, ये 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं 0 भी हो सकते हैं 1 हो सकते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो डाटा जो वो सेंड होता है। तो नेक्स्ट आगे इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। हर एक चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही हैं। तो इसका जैसे देख सकते हैं इसमें लिखा है कि ओनली यूजेस 2 वायर्स, एडवांटेज की सिर्फ 2 ही वायर यूज़ करेगा, एक ट्रांसमिट करने के लिए, दूसरा रिसीव करने के लिए। दूसरा इसमें एडवांटेज है इसमें कोई क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा है इसमें जो पैरिटी बिट है वो हमारा एरर चेकिंग के लिए यूज़ होती है, इसमें मिल जाती है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ डाटा पैकेट कैन बी चेंज्ड एज लॉन्ग एज sites are set up for it and well documented and widely used method है ये UART। और इसकी डिसएडवांटेज भी है कि जो साइज ऑफ द डाटा फ्रेम इज़ लिमिटेड टू अ मिनिमम मैक्सिमम ऑफ 9 बिट्स, इसमें सिर्फ 9 बिट ही मैक्सिमम सेंड कर सकते हैं। डाटा जो है जो हमारी डाटा फ्रेम है वो मैक्सिमम 9 बिट्स की हो सकती है, और ये सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल स्लेव और मल्टीपल मास्टर्स को। और the baud rate of each UART must be in 10% of each other। अब नेक्स्ट है हमारा SPI। तो SPI को बोलते हैं हम सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, और SPI इज सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इसमें ऐसा है कि ये है हमारा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, और इसमें जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पीड होती है इसमें।
और इसमें जो है हमारा, इसमें मास्टर और स्लेव होते हैं। इसमें जैसे ये लिखा है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस इज अ मास्टर slave type protocol that provides a simple and low cost interface between a microcontroller and its peripherals। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर और स्लेव का एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है इसमें, और इसमें जो इंटरफेस है वो माइक्रो कंट्रोलर और पेरिफेरल्स के बीच में होता है। कुछ इस तरह के आईसी होते हैं ये जो बना हुआ है ये हमारे हैं एसपीआई के। तो इसमें जो एसपीआई होता है इसमें हमारे जो मेनली जो होते हैं वो 4 पिन्स होते हैं, एम ओ एस आई, एम आई एस ओ, एस सी एल के, एस एस ओ, चिप सेलेक्ट। एम ओ एस सी मतलब कि मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। मीन्स कि जब मास्टर आउटपुट देगा, मास्टर आउटपुट देगा तो स्लेव की तब इनपुट होगी, जब मास्टर की इनपुट होगी तब स्लेव की आउटपुट होगी। और जब सी एल के मतलब मीन्स की क्लॉक के लिए लिखा हुआ है, क्लॉक सिग्नल सेंड करेगा। और एस एस और सी एस से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्लेव जो है किस मास्टर के अकॉर्डिंग जो है, वो मास्टर जो अपने अकॉर्डिंग जो है चिप को सिलेक्ट कर सकता है कि मैंने अपना डाटा जो किस स्लेव को भेजना है। तो इसमें बायर जो यूज़ होती हैं वो 4 होती हैं। मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 10 MB/s की होती है, मतलब अप टू जा सकती है, इतने 10 MB/s तक जा सकती है। और ये सिंक्रोनस होता है। और दूसरे इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑब्वियस सी बात है कि सीरियली होगी। और मास्टर जो मैक्सिमम एक मास्टर लगा सकते हैं हम। और स्लेव्स जो है वो थ्योरेटिकली अनलिमिटेड है। वैसे तो प्रैक्टिकली तो इतना शायद नहीं हो सकता, अनलिमिटेड तो नहीं लगा सकते हम, लेकिन जो थ्योरेटिकली हैं वो अनलिमिटेड है। तो नेक्स्ट आते हैं हम, इसमें ये देख सकते हैं हम कि इसमें एक जो इसका आईसी होता है वो इस तरह का होता है कि जिसमें हम हमारे पास अलग अलग स्लेब्स को सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग चिप सेलेक्ट दिए होते हैं या फिर स्लेब सेलेक्ट दिए होते हैं। इसमें फर्स्ट वाले में SS1, SS2, SS3 दिया हुआ है। मोस्टली में वही काम हो रहा है। MOSI में मास्टर आउटपुट हो रही है, स्लेब की इनपुट हो रही है डायरेक्टली। तो ये जो है ये देख लो कि हमारा जो है ये सीरियली चल रहा है कि जब हमारा जो चिप सेलेक्ट हमारा जो है, जैसे जिस मर्जी भी चिप, जैसे हमने एस SS2 पे जो है हमने अपनी सेलेक्ट वन वन आउटपुट दे दी, तो इसमें ऐसा होगा कि हमारा स्लेव टू स्टार्ट हो जाएगा और जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं MOSI से, वो डाटा हमारा स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, इस पे स्लेव टू पे। तो और ये होगा थ्रू MOSI पिन। और जब स्लेव टू डाटा सेंड कर रहा है तो वो सेंड करेगा MISO से, और वो रिसीव होगा MISO पे, मास्टर के। देन अगर हमारे पास एक सिंगल मास्टर है जिसमें जो हमारा चिप सेलेक्ट है और क्या बोलते हैं स्लेव सेलेक्ट जो है वो एक ही पिन है, तो वो जो है वो हमारा काम करेगा। पहले वो फर्स्ट इसको स्लेव को डाटा सेंड करेगा कि नहीं मेरे को इस एड्रेस पे डाटा भेजना है। फिर वो फर्स्ट स्लेव जो वो दूसरे को भेजेगा, फिर दूसरे वाला देख चेक करेगा कि क्या वो दूसरा स्लेव का एड्रेस है। अगर वो नहीं होगा तो वो तीसरे स्लेव के लिए भेज देगा कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये आपका है। देन उसी तरह से ये काम करते हैं। काम इनका वही है, MOSI का वैसा ही काम है कि ये मास्टर से आउटपुट होगी और स्लेव पे इनपुट होगी। और मीसो का भी वही काम है कि मास्टर के पास डाटा आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा, और जो हमारा ये है स्लेव है वो उसकी जो है वो आउटपुट यहाँ पे इसकी स्लेव की आउटपुट होगी। और ये जो इसमें इनपुट आउटपुट होगी वो भी सीरियली होगी। जैसे पहले फर्स्ट स्लेव जो दूसरे स्लेव को डाटा भेजेगा, दूसरा जो तीसरे को भेजेगा, और तीसरा जो है वो फिर से दोबारा हमारे मास्टर को भेज देगा डाटा। नेक्स्ट आगे इसके एडवांटेज क्या है और जो इसके डिसएडवांटेज वो क्या है। तो इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसमें क्लॉक पल्स लगी हुई है। सो द डाटा कैन बी स्ट्रीम्ड कंटिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन। कोई इंटरप्ट नहीं आएगा, विदाउट किसी इंटरप्ट से चला चला रहेगा डाटा, कोई गैप देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ये है कि इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड स्लेव एड्रेसिंग सिस्टम लाइक I2C, इसमें जो है इस I2C की तरह कोई कॉम्प्लिकेटेड स्लेव का एड्रेसिंग वगैरह नहीं होगी। इसमें सीधे से सिंपल डायरेक्टली चिप सेलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। उसके बाद आएगा हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट। इसका जो डाटा रेट है वो I2C से ज़्यादा है, ज़्यादा रेट से ये डाटा सेंड कर सकता है। और ये ट्वाइस एज अ फैक्ट मतलब फास्ट बोला हुआ है इन्होंने कि I2C से 2 गुना फास्ट है। फिर इसमें जो हमें अपना
इसमें जो है मास्टर इनपुट और स्लेव आउटपुट के लिए और मास्टर आउटपुट और स्लेव इनपुट के लिए अलग अलग लाइंस दी हुई हैं। डाटा कैन बी सेंट रिसीव्ड एट अ सेम टाइम, मतलब कि ये फुल डुप्लेक्स जो मैंने बोला हुआ था कि डाटा जो है वो एक ही टाइम पे सेंड भी हो सकता है, एक ही टाइम पे रिसीव भी हो सकता है। फिर इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, तो डिसएडवांटेज इसके मेनली हैं यूज 4 बाइट्स, ठीक है, डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए 4 बाइट्स चाहिए। फिर इसमें लिखा हुआ है नो एक्नॉलेजमेंट दैट दी डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड, इसमें कोई एक्नॉलेज नहीं मिलेगा कि हाँ डाटा सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है, लेकिन वो आई स्क्वायर सी में है। और तीसरा है इसमें नो फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग लाइक दी पैरिटी बिट इन UART, इसमें कोई पैरिटी बिट नहीं मिलेगी कि हमने हमारा डाटा जो है वो एररलेस है या उसमें कोई एरर जो है वो अक्कड़ हो चुका है। और ओनली अलाउ फॉर अ सिंगल मास्टर, इसमें सिर्फ एक मास्टर के लिए ही ये अलाउ कर सकता है, एक सिंगल से ज़्यादा मास्टर होंगे तो ये अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया हमारा आई स्क्वायर सी। तो आई स्क्वायर सी जो है वो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है, और इंटर आईसी भी बोलते हैं इसको, एंड इट इज़ अ सिंपल 8 बिट serial communication bus protocol that uses just 2 bus wires, a serial data wire जो SDA है and serial clock wire SCL, integrated chips that integrate I square C capability cover many different application and devices। और इसकी जो स्टैंडर्ड है वो 100 KB पर सेकेंड है, किलो बिट्स पर सेकेंड, और जो हायर स्पीड है वो इसकी है 3.4 मेगा बिट्स पर सेकेंड, और जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र वो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड। और ये आ गया इसका जो हमारा डायग्राम है, सबसे पहले देख सकते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। जैसे ये मास्टर और स्लेव लिखा हुआ है, एक मास्टर होगा एक स्लेव होगा, डायरेक्टली इनमें एक एसडीए होगा कि जी एसडीए जो है वो बोलेगा कि स्लेव आप क्या मेरा डाटा जो रिसीव करना कर सकते हो, तो एक्नॉलेज भेजेगा एक, स्लेव वापस भेज देगा हाँ जी मैं डाटा रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, आप भेज सकते हो डाटा। नीचे से क्लॉक पल्स स्टार्ट रहेगी, वो चली रहेगी क्लॉक पल्स, और जब डाटा एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा मास्टर को तो मास्टर जो है वो एसडीए के थ्रू डाटा सेंड करना स्टार्ट कर देगा। और जब तक डाटा सेंड होता रहेगा तब तक ये जो है ये स्टार्ट रहेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब डाटा जो है पूरा सेंड हो जाएगा तो मास्टर एक सिग्नल फिर से भेजेगा एक्नॉलेज का कि क्या डाटा आपको रिसीव हो चुका है। तो अगर डाटा रिसीव हो गया होगा तो स्लेव जो है वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को बैक कर देगा और बोल देगा कि जी हमारे पास डाटा रिसीव हो चुका है, अब आप इसको बंद कर सकते हैं। सो एस डी ए जो है इसमें जो है इसको लिखा हुआ है इन्होंने सीरियल डाटा, और लाइन फॉर मास्टर एंड स्लेव टू सेंड और रिसीव डाटा। फिर एस सी ए लिखा हुआ है इन्होंने serial clock, the line that carries the clock signal. I2C is a serial communication protocol, so that is transferred bit by bit along a single wire, the SDA line. Like SPI, I2C is a synchronous, so the output of bits is synchronized to the sampling of bits by a clock signal shared between the master and the slave. The clock signal is always controlled by the master. मास्टर ही क्लॉक सिग्नल को अपना कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मास्टर ही कंट्रोल करेगा उसको। और दूसरा इसमें जो इसके बाकी फीचर्स हैं, इसमें बाइट्स दो यूज़ होंगी, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो 100 kbps है, और फास्ट स्पीड जो है वो 400 kbps है, और हाई स्पीड मोड जो है वो 3.4 mbps है, और अल्ट्रा फास्ट जो है वो 5 mbps है, 5 MB पर सेकेंड का। और ये सिंक्रोनस होता है, सीरियली काम करता है, और इसके जो मास्टर है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन जब एक मास्टर के साथ जो स्लेब लगता है वो सिर्फ 1008 ही हो सकते हैं। तो इसमें सिंगल मास्टर विद मल्टीपल स्लेब्स है, जिसमें देख सकते हैं कि एक मास्टर लगा हुआ है और उसके साथ यहाँ पे 3 स्लेब लगाए हुए हैं, तो इस तरह से इसके कनेक्शन होंगे। बिकॉज आई स्क्वायर सी यूजेज एड्रेसिंग मल्टीपल स्लेब्स कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम अ single master with a 7-bit address 128 to rest of 7 unique address are available. Using 10-bit addresses is uncommon but provides 1024 to rest of 10 unique addresses. To connect multiple slaves to single master wire them like this with 4.7K ohm pull-up resistor connecting the SDA and SCL lines to VCC. नेक्स्ट आ गया हमारा मल्टीपल मास्टर और मल्टीपल स्लेव। इसमें देख सकते हैं कि जैसे एक मास्टर है, एक स्लेव लगाया हुआ है, दूसरा मास्टर दूसरा स्लेव, तीसरा मास्टर तीसरा स्लेव।
नेक्स्ट आगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज देख सकते हैं कि इसमें है ओनली वायर्स टू वायर, यूजेस टू वायर, इसमें दो ही वायर यूज़ होंगी, वो तो पहले ही बताया। स्पोर्ट्स मल्टीपल मास्टर एंड मल्टीपल स्लेव्स, ये भी है। एक्नॉलेज और एन ए सी एल सी के बिट गिव्स कंफर्मेशन दैट that each frame is transferred successfully, और हार्डवेयर इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड देन दी UARTs, वेल नोन एज वाइडली यूज प्रोटोकॉल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। और डिसएडवांटेज है कि इसका जो स्लोअर डाटा ट्रांसफ़र रेट है SPI के। और दूसरा आ गया, द साइज ऑफ द डाटा फ्रेम इज़ लिमिटेड टू द 8 बिट्स, और मोर कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर नीडेड टू इम्प्लीमेंट देन SPI। नाउ लास्ट आ जाता है हमारा USB। तो USB ऑपरेशन प्रोटोकॉल डाटा ट्रांसफ़र एंड पैकेट्स। तो USB की पहले फुल फॉर्म क्या है, ये इसका नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस हैज़ अ डिफाइंड प्रोटोकॉल फॉर द डाटा ट्रांसफर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डाटा पैकेट्स फॉर इट्स ऑपरेशन। ये इसमें बताया है कि इसका हम क्या क्या बताने वाले हैं आपको। USB जो है वो यूनिवर्सल सीरियल बस इज़ वेरी इजी टू यूज़, प्रोवाइडिंग अ reliable and effective means of transferring data USB 1, USB 2, USB 3, or even USB 4. The data requires a standardized method of transfer over the USB interface along with the standard format for the USB data packets. To achieve the system has a defined the USB data transfer protocol, data packet format, etc. The that enables the data to formatted and called in a defined way that provides the reliable communication. जो नीचे डायग्राम देख रहे हैं ना हम, ये थोड़े बहुत एग्जांपल है USB के। जैसे एक में, जैसे इसमें है सबसे फर्स्ट नंबर पे, जैसे ये देख रहे हैं हम, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जैसे हमने देखा होगा, जैसे हम वायरलेस यूज़ करते हैं, वायरलेस माउस वगैरह उसमें यूज़ हो जाता है। ऐसा ही ये है, इसमें हम यहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं इस पेन ड्राइव में। फिर ये है, इसमें देख सकते हैं कि ये एक साइड से हमारा फ़ोन को चार्जिंग करने के लिए पिन होती है, जैसे हमारी पुरानी नोकिया के फ़ोन में सिम पिन आती थी, वैसी पिन पीछे इंसर्ट करके यहाँ आगे जो हम अपना सी टाइप नहीं, सॉरी, माइक्रो USB टाइप जो है, इसमें फ़ोन को चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। वैसे ही सेम कुछ ये है, वैसे ही सेम ये है। देन नेक्स्ट आ गया हमारा USB ऑपरेशनल बेसिक्स। तो इसमें एक होस्ट, हब, पोर्ट और फंक्शन डिवाइस, मतलब ये काम करते हैं इस तरह से। जो हमारा होस्ट होता है, होस्ट इज़ अ कंप्यूटर और आइटम दैट एक्ट्स एज द मेन एलिमेंट और कंट्रोलर फॉर द USB सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम पेन ड्राइव जब लगा देते हैं, तो कंप्यूटर जो वो होस्ट की तरह काम करता है, और पेन ड्राइव में मतलब डाटा से शेयर कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। होस्ट एज अ हब कंटेन विद इट एंड कॉल्ड रूट हब। और हब जो है वो हमारा, the hub is device that effectively explain the number of ports available. It will have one connection uh, upstream connection and several downstream. It is possible to plug one hub into another to expand the compatibility and connectivity further. Or port, this is a socket through which access the USB network is gained. It can be or a host or a hub. Or function, these are the peripheral or items and so on. तो इस तरह से होता है, कुछ होस्ट होता है, उसमें एक होस्ट होता है, मान लो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में हमने एक USB लगा सकते हैं, उसमें 3-4 पोर्ट होते ही होते हैं। तो वैसे ही इसमें एक USB लगा दिया, दूसरा USB लगा दिया, तीसरा USB लगा दिया। जो USB के साथ हम हब भी बना सकते हैं और एक अलग मेमोरी डिवाइस बना सकते हैं, जैसे मेमोरी स्टिक होगी हमारी, कि हमने अपने इसके साथ, कंप्यूटर के साथ लगा दिया, हमने एक पेन ड्राइव लगा दिया जी। तो ये USB 3 के साथ पेन ड्राइव लग गया हुआ है हमारा, उसमें हम डाटा शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ। अब नेक्स्ट आ गया हमारे नीचे हब लगा दिए हुए हैं। हब का मीन ये है कि USB 2 के बाद हमने आगे इतने इतने पॉइंट रख दिए हैं कि हम 3 चीज़ें उसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे हमने जोड़ा हुआ है यहाँ पे प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, 3 चीज़ें एक साथ जोड़े हुए हैं, इसको एक हब बना दिया। दूसरा USB के साथ हमने एक हब बनाया जिसमें हमने कीबोर्ड, माउस और ईथरनेट जो है वो जोड़ दी हुई है। ये सारा ही जो टिपिकल अरेंजमेंट है, इसी को ही USB नेटवर्क बोलते हैं। और नेक्स्ट ये कैसे सेंड करता है, तो ये टोकन पैकेट सेंड करता है, डाटा पैकेट्स होते हैं इसमें, हैंडशेक पैकेट होता है, कुछ स्टार्ट ऑफ फ्रेम बिट, ये कुछ ऐसा वैसा है।
इसके एडवांटेज भी हैं कुछ, जो जैसे ये जो है वो यूनिवर्सल सीरियल बस इज़ इजी टू यूज़, और इट हैज़ अ रोबस्ट कनेक्टर सिस्टम, इट हैज़ अ लो कॉस्ट, or it has variety of connectors types and size available. It has true plug and play nature. It has low power consumption, daisy chain up to 127 USB components और peripherals that the same time to one PC, मतलब 127 USB जो है एक टाइम पे हम एक PC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. So thank you, this is my topic.